तो देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, है ना बच्चा। तो देख बेटा, न्यूटन के सेकेंड लॉ में जो पहला फॉर्मूला था बेटा वो क्या था बोलो? वो था बेटा एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी वेक्टर बाई डी। बोल बेटा, है ना? ठीक है, एफ इक्वल टू डीपी अपॉन डी। तो पहले बेटा इसका देखा जाए इस्तेमाल, है ना। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन हो बेटा, एक क्वेश्चन हो हमारे सामने, कहे ऐसा कि इस बॉडी है, इस बॉडी का कुछ मास है बेटा, और इसका मास मान लो दिया हुआ है तुमको 2 किलोग्राम। ठीक है बच्चा, मास इसका है 2 किलोग्राम, और इसकी जो वेलोसिटी है ना बच्चा, ठीक है, ये ऐसे दिया हो तुमको कि इसका मोमेंटम बेटा वेरिएबल है। मोमेंटम है टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप, है ना बेटा, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना बच्चा। तो क्या कर दोगे? एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी अपॉन dt, है ना बच्चा। एफ वेक्टर इक्वल टू डीपी अपॉन dt, तो ये हो जाएगा बेटा कितना बोलो? 2t i कैप प्लस 2j कैप ना बच्चा, है ना। अब देखो बेटा, अगर इसको मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2 न्यूटन, है ना बेटा। ये हो गया हमारा क्या? रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना बच्चा। ठीक है, और देखो बेटा, जैसे कि मान लो दूसरा एग्जांपल कहूं, दूसरा एग्जांपल कहूं बेटा, कैसा एग्जांपल देखो कि एक बॉडी है ना बेटा, एक बॉडी है बेटा, गैस भरी है, इस बॉडी में गैस भरी है बेटा, और ये गैस जो है वो लीक हो रहा है, गैस जो है वो लीक हो रहा है, और लीक होने की वजह से इसका जो मास है बेटा ये है 2t, ये हमारा है 200 माइनस 2t, ये है बेटा इसका मास केजी। इसका मतलब क्या है? मास वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टाइम, 200 माइनस 2t, है ना बच्चा। और ये मूव भी कर रहा है बेटा, और इसकी वेलोसिटी है 2t स्क्वायर। इसका मास ये है बेटा, वेलोसिटी ये है ना। ठीक है, एक मिनट। तो देख बच्चा, हमारा मास दिया है बेटा, वेलोसिटी दिया है, फंक्शन ऑफ टाइम। सवाल क्या है देखो, सवाल है बेटा फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना बच्चा, है ना। ये हमारा था बेटा पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखो बेटा ये दूसरे वाले पार्ट का सॉल्यूशन। क्या कह लोगे? कहोगे मास दिया है बेटा, वेलोसिटी दिया है ना, क्या कर लोगे तुम? मोमेंटम निकाल लोगे, है ना। चलो वेलोसिटी दे दिया मैंने आई कैप, है ना बेटा, तो कहेंगे मोमेंटम हमारा होगा बेटा एम भी वेक्टर। तो ये क्या हो गया देखो, ये हो गया 200 माइनस 2t इंटू 2t स्क्वायर आई कैप, है ना बच्चा। क्या हो गया देखो, ये हो गया 400 टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t क्यूब, ये हो गया बेटा हमारा आई कैप, है ना बच्चा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया बोलो? रिजल्टेंट फोर्स हो गया बेटा डीपी वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 800t माइनस 12 माइनस 12t स्क्वायर, है ना बेटा, किस डायरेक्शन में? तो वही बेटा आई कैप, है ना। तो अब अगर इसमें हम बेटा 2 पुट कर दें तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा? बोल बच्चा,
रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1600 माइनस ऑफ 48, इसका मतलब 52 न्यूटन। किस डायरेक्शन है बेटा, तो आई कैप के डायरेक्शन में। समझ गया ना? ठीक है बच्चों, बेटा ये दोनों ही सवाल में F इक्वल टू एम इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना बेटा? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है मास वेरिएबल, है ना बेटा? और इस वाले में हम श्योर नहीं है बच्चा, है ना, कि मास कांस्टेंट है ना? मोमेंटम टाइम फंक्शन में है तो हो सकता है मास कांस्टेंट हो, वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हो, है ना बच्चा? हमें नहीं पता ना कुछ भी। ठीक है, नोट कर लो इसको। अंकिता लिख रही है सर मॉड्यूल में फर्स्ट लॉ का एक एग्जांपल दिया है, व्हेन ए बुलेट पासेस द ग्लास इट लीव्स ए क्लीन कट, बट व्हेन ए स्टोन पासेस द ग्लास इट लीव्स द क्रैक अराउंड। सर ये समझ नहीं आया। देखो बच्चा, अगर ग्लास रेस्ट में है इसका मतलब बच्चा ग्लास के हर पॉइंट में इनर्शिया है, ग्लास का हर पॉइंट चाहता है कि वो रेस्ट में रहे, है ना? लेकिन जब सडन जर्क आया, सडन गोली आई बेटा, है ना, ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट जो कि बाकी सबके कांटेक्ट में है बच्चा, है ना, ठीक है, वो एक झटके से मूव कर गया, जबकि बाकी पोर्शन हमारा रेस्ट का रेस्ट में रह गया, है ना बेटा? लेकिन जब पत्थर से मारोगे, जब पत्थर उसको टच करेगा बेटा, तो टच करने के लिए जैसे ही टच करेगा धीरे धीरे आगे की ओर प्रेस करेगा बुलेट के रेस्पेक्ट में बेटा, तो फिर बाकी सब एरिया को भी इनर्शिया चेंज करने का मौका मिल जाएगा, वो भी आगे की तरफ वाइब्रेट करेंगे बेटा, तो क्रैक पड़ जाएगा उसके अंदर। जानवी एफ इक्वल टू एम ए, हाँ बेटा, सिर्फ कांस्टेंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है, पिछला क्लास में बताया था ना ये। इरेज कर रहा हूं बच्चा अब। हाँ दोनों लॉ एप्लीकेबल होंगे बुलेट के लॉ में। हाँ बेटा, रजो सर पे दिक्कत आ रही है, मैं जानता हूँ बेटा, रियो सर पे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू किया। पहले मैं नहीं कर रहा था ना, अब मैं इसलिए कर रहा हूँ। मैं कुछ वेबसाइट पे दिक्कत है, वो ठीक नहीं हो पा रहा, टाइम लग रहा है उसमें। इरेज कर रहा हूँ बच्चा। अब देखो बेटा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए का एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए का एग्जाम्पल। ठीक, देख बेटा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने बेटा कि एक बॉडी है ना बच्चा, ये बॉडी का मास है 4 किलोग्राम। ठीक, इस पे ऐसे एक फोर्स लग रहा है बेटा, इस पे ऐसे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और इस पे ऐसे एक फोर्स लग रहा है बेटा 12 न्यूटन का। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये बॉडी है मेरा इधर की ओर मूव कर रहा है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना? तो सवाल है कि एफ की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन क्या है कि एफ की वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना बच्चा? तो देखो बेटा, जब इसका तुम बनाओगे सॉल्यूशन तो इस बात को ध्यान रखना, एफ इक्वल टू एम ए में ए जो है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बेटा? ए जो है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना बच्चा? तो ए पे हमेशा फोकस रखेंगे, है ना बच्चा? हम लोग हमेशा हम ए को या तो एक्स मानेंगे या तो वाई मानेंगे, है ना बच्चा? तो देखो, अगर इधर एक्सलेशन है ना बच्चा, तो क्या करेंगे हम, ऐसे मान लेंगे एक्स एक्सिस और ऐसे मान लेंगे वाई एक्सिस, है ना बच्चा? तो देखो, अभी बेटा वाई के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है बच्चा, वाई के डायरेक्शन में एक भी फोर्स नहीं है, इसलिए वाई पे बिल्कुल ध्यान मत दो, है ना बेटा? सिर्फ ए पे ध्यान दो। तो देखो बेटा, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव एक्स है तो ये पॉजिटिव हो गया,
ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, है ना बच्चा। हम क्या लिख देंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना बच्चा। सिग्मा एफ कितना हुआ, तो कहेंगे एफ -10 -12 इक्वल टू एम ए 4 और एक्सीलरेशन 2। देखो एक्सीलरेशन भी एक्स के डायरेक्शन में है ना बच्चा, तो ये भी क्या है, +2 है। तो एफ कितना हो गया बेटा, 30 हो गया न्यूटन। बात समझ गया बच्चा, है ना। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, देखो बेटा दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, ये एक बॉडी है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है बेटा 20 न्यूटन का, ऐसे फोर्स लग रहा है बेटा 20 न्यूटन का, और इस पे ऐसे लग रहा है फोर्स एफ, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे, है ना बच्चा। और कहता है कि इसका एक्सेलरेशन ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका इस तरफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना बच्चा। सवाल क्या है, सवाल ये है कि इसमें एफ निकालो और इसमें एम निकालो, फोर्स कितना है और बॉडी का मास कितना है। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। फिर जैसे कहा था मैंने बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमेशा क्वेश्चन का बॉस है ना बेटा। तो हमारा फोकस हमेशा एक्सेलरेशन पे होना चाहिए, है ना बच्चा। तो अगर इधर हमारा एक्सेलरेशन है ना बच्चा, तो फिर से मैंने क्या किया, ऐसे मान लिया मैंने x और ऐसे मैंने मान लिया y। ठीक है बेटा। अब देखो ये वाला फोर्स पूरा पूरा y डायरेक्शन में है बच्चा, लेकिन ये देखो ना तो x में है ना ही y में है। तो ऐसे फोर्सेस का कंपोनेंट कर लेंगे, है ना बच्चा। तो कहेंगे 37 का ये एंगल, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा बेटा f cos 37, और इधर हो जाएगा बेटा कंपोनेंट f sin 37, है ना बच्चा। सब लोग बेटा एक एक चीज को अच्छे से गौर सुनना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे। देख बेटा, एक्सेलरेशन हमारा x डायरेक्शन में है। अगर एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में है बच्चा, इसका मतलब y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बच्चा, है कि नहीं। एक्सेलरेशन x में है ना बच्चा, y में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं। इसका मतलब लिख देंगे इन y, y में क्या बच्चा, तो कहेगा y में रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है ना बच्चा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना, ये पॉजिटिव F sin 37 -20 इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ हो गया बेटा 100/3 न्यूटन। बोलो, एफ हो गया बेटा 100/3 न्यूटन। अब कहोगे इन वाई, वाई में देख बेटा एक ही फोर्स है और एक ही एक्सेलरेशन है, तो क्या कह देंगे, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना बच्चा। रिजल्टेंट फोर्स कितना बच्चा, तो कहोगे एफ कॉस 37 इक्वल टू एम ए हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ हो गया बेटा 100/3 और ये हो गया 4/5 इक्वल टू 2m। तो m निकल गया बच्चा कितना हमारा, ये हो गया 40/3 किलोग्राम। समझ में आ गया बच्चों सबको, ठीक है, नोट कर लो। बच्चा सिर्फ हुआ है 10 मिनट हुआ है, नीचे x होगा, हाँ सॉरी सही बोला। सर हाउस डाउट लोगे क्या, एक मिनट जो टाइम टेबल देख लूं अपना सामने।
नहीं बच्चा, डाउट नहीं ले पाऊंगा, सामने भी क्लास है मेरी। पौने 3 तक क्लास लूंगा बच्चा। अच्छा, कल तो ले लूं डाउट? ठीक है, कल पक्का ले लूंगा डाउट। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, किस टाइम पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा टाइम, सोने वाला टाइम है। डिमांड नहीं पूछता, क्लास बहुत ज्यादा है बच्चा। प्रिसा बोल रही है सोने वाला टाइम है सर ये, और आज इस टाइम पे क्लास। हाँ, मुझे पता लग गया था कि दोपहर में बहुत सोते हो तुम लोग, इसलिए क्लास रख दी इस टाइम में। मैं डाउट क्लास लूंगा आज या कल में लूंगा क्लास। आज थोड़ा मुश्किल है, कल शायद दे लूंगा डाउट क्लास बेटा। मैं ग्रुप में लिख दूंगा। नींद बिगाड़ दी सर, नींद बिगाड़ने के लिए ही क्लास लिया है। मुझे पता लग गया बहुत सोते हो तुम लोग। चल, लिख ले बच्चा। 3 क्लास के बाद थोड़ा सोना बनता है, हाँ वो बात तो सही है, लेकिन थोड़ा ही सोना बनता है, ज्यादा नहीं। चल देखो आगे। देख बच्चा, आगे का हमारा क्वेश्चन समझ ही गया, इस कैसे इस्तेमाल करना है, सो है ना बेटा? ध्यान रखना हमेशा, एक्सीलरेशन को पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई लेना, ठीक है बच्चा? अब चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। ठीक है बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ खास नहीं, है ना बेटा? एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ में, है ना बेटा, थर्ड लॉ के इस्तेमाल करके, है ना बच्चा, मैं कुछ थ्योरी की बात करूंगा। ठीक है बच्चा? तो देखो, देखो बच्चा, सबसे पहली बात, थर्ड लॉ के बाद क्या देखा बेटा हमने थर्ड लॉ में? जितना फोर्स फर्स्ट बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाता है बच्चा, उतना ही फोर्स दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे लगाता है। इसका मतलब क्या समझ में आया बच्चा? इसका मतलब क्या समझ में आया? तो कहोगे ऑल द फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर। बोलो बेटा, दुनिया का हर फोर्स एक जोड़े में करता है एग्जिस्ट, है ना बच्चा? दुनिया का हर फोर्स एक जोड़े में करता है बेटा एग्जिस्ट ना। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? जोड़े में करता है बेटा, इसका मतलब फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन जब भी होगा दोनों होगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो अलग अलग बॉडी पे लगेगा बेटा, है ना? अब देखो बेटा, न्यूटन के थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके अब मैं अलग अलग टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करूंगा। ठीक है बेटा? तो देखो, दुनिया है बेटा, बहुत सारे फोर्सेस हैं दुनिया में, बहुत सारे फोर्सेस हैं बेटा, है ना? ठीक है, जिनमें से कुछ फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्स कहा गया, है ना? मोस्ट बेसिक फोर्सेस। ठीक, जैसे कि सबसे पहला, सबसे पहला बना बेटा क्या? सबसे पहले मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा? तो कोई पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, तो कहना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो कहना ये है मास, मास इंटरैक्शन, है ना बेटा? एक मास का दूसरे मास पे मास की वजह से लगाया गया फोर्स क्या है? क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बच्चा? ये भी क्या होगा हमेशा? एक्शन रिएक्शन पेयर। जितना फोर्स से M1 M2 पे लगाएगा, उतना ही फोर्स M2 M1 पे लगाएगा। ठीक है बेटा? है ना? और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा बेटा, ये हमेशा कैसा होगा बेटा? अट्रैक्शन का फोर्स होगा, इसमें कभी रिपल्सन नहीं हो सकता, हमेशा अट्रैक्शन ही होगा, है ना बच्चा? दूसरा,
अर्थ और हमारे बीच, अर्थ और हमारे बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चा। जितने फोर्स से अर्थ हमें खींचता है बेटा, उतने ही फोर्स से हम भी अर्थ को खींचते हैं। एक्शन रिएक्शन का मतलब ये नहीं हुआ बेटा, एक्शन रिएक्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कहते हो बेटा ये ग्राउंड, ये ग्राउंड और ये बेटा हम लोग, है ना, तो अर्थ जो है बेटा, अर्थ जो है, ग्राउंड जो है बेटा, हम लोग को अपनी ओर खींचती है। अर्थ हम पे ऐसे फोर्स लगाता है, अर्थ हम पे ऐसे फोर्स लगाता है नीचे की तरफ। कितना लगाता है फोर्स बेटा? एम इंटू जी, है ना बेटा। और हम भी अर्थ पे लगाते हैं फोर्स ऐसे। कितना लगाते हैं फोर्स? एम जी। समझे बेटा? हम दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचते हैं बेटा, ठीक है ना। और एम जी क्या है? जी जानते ही हो। जी हमारा क्या बेटा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक है, ठीक है बच्चा। दूसरा देखो बेटा, दूसरा फोर्स हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना बच्चा। दूसरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? नहीं बेटा, हमारे फोर्स की एक्सेलरेशन कितनी होती है वो तो मास पे डिपेंड करता है ना बच्चा। जैसे कि देखो, अगर मान लो इसमें तुम कहोगे अगर, तो क्या कहोगे बेटा? ध्यान देना सब लोग। कहोगे बेटा कि जो हमारा एक्सीलरेशन है बच्चा ए, है ना, वो क्या है? तो हम कहेंगे एम जी इक्वल टू एम ए। एक ही फोर्स है बेटा, एक ही एक्सीलरेशन है, तो ए इक्वल टू जी। लेकिन अगर इसका एक्सीलरेशन अगर मैं कहूं बेटा ए डैश, तो क्या लिखोगे? एम जी इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इंटू ए। तो देखो बेटा, जब इसको डिवाइड करोगे तो चूंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है ना बच्चा, तो चूंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है, इसलिए उसका एक्सीलरेशन टेंडिंग टू जीरो। ठीक है बच्चा। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा है बेटा, क्यों है? तो क्या कहते हो? चार्ज, चार्ज इंटरैक्शन, एक चार्ज का दूसरे चार्ज पे लगाया गया फोर्स, है ना बच्चा। सब लोग जानते हो बेटा कि ये वाला फोर्स अट्रैक्शन का भी होता है बेटा और रिपल्सन का भी होता है ना। सेम चार्ज में अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्सन, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन, है ना बच्चा। ठीक है, बात समझा? ठीक बेटा, है ना। और इस बात को ध्यान रखना कि चार्ज के ही दो प्रॉपर्टी हैं, चार्ज क्या ही दो प्रॉपर्टी हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। समझा बेटा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी है। जैसे कि एक कॉइन के दो होते हैं ना फेसेस, हमारे हाथ के दो फेस है ना बेटा, इधर इलेक्ट्रिक तो इधर मैग्नेटिक। ये दोनों हम कभी अलग नहीं कर सकते, है ना। ये कब होता है? चार्ज एट रेस्ट। ये कब होता है? चार्ज इन मोशन। ठीक है बच्चा, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चा। तीसरा फोर्स, तीसरा फोर्स बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना। वन बाय वन सोचना। सबसे पहले लोगों को जानकारी ग्रेविटेशनल फोर्स की मिली, है ना बेटा। ठीक है, सबको जानकारी मिली किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। और ये कैसा है बेटा? हमेशा अट्रैक्शन ना। ये फोर्स कैसा है बेटा? हमेशा अट्रैक्शन। ठीक है बच्चा। तब सोचो, लोगों को फिर लगा कि कुछ ऐसे बॉडीज भी हैं बेटा जो रिपेल कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसे ही बॉडीज हैं जो रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कुछ फोर्स होता है बच्चा, है ना। तो लोगों को पता लगा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, है ना बच्चा। फिर लोगों ने सोचा आगे, जैसे मान लो कोई न्यूक्लियस हो बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से मेंबर है बताओ, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा मेंबर है बताओ। न्यूट्रॉन प्रोटॉन ना बच्चा, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन, तो दोनों में रिपल्सन होता होगा कि नहीं, होता होगा ना। अब जब दोनों में रिपल्सन होता होगा बच्चा, तो फिर रोकने वाला फोर्स कौन, अगर हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है बेटा और दोनों में रिपल्सन हो रहा है, तो रोकने वाला फोर्स कौन है ना। तो कहा गया कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, है ना बेटा। ठीक है, और कैसा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी मजबूत, है ना बच्चा। तो क्या कहोगे इसके बारे में, रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, है ना बेटा। न्यूक्लियस अगर स्टेबल है तो उसके स्टेबल होने का जिम्मेदार यही है बच्चा, है ना। स्टेबल, है ना बेटा, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का जिम्मेदार यही है बच्चा, है ना। बात समझे। और ये फोर्स क्या कहोगे, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना बेटा, सब के लिए एक जैसा, कैसा, अट्रैक्टिव, है ना बेटा, कैसा, हमेशा अट्रैक्टिव, है ना बच्चा। अब इसको नोट कर लो। पप्पू को नींद आ रही है, बाय। ठीक है बच्चा, पप्पू बाय, कोई बात नहीं, सो जाओ। सर न्यूक्लियर फोर्स फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर होता है क्या, बताता हूँ, लिख लो। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बेटा वैष्णवी, ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया। सर नॉर्मल को किसी एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं माना जाता है, माना जाता है बेटा, बिल्कुल माना जाता है, बताएंगे, इंतजार करो। अट्रैक्टिव न्यूक्लियस फोर्स, ठीक है, पूरी बात लिख लो, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। मैं खाना कब खाता हूँ, वही 2 क्लास के बीच में गैप जो मिलता है, आज से 15 मिनट का, उसी में खाना खाता हूँ यार। क्लास ही रह जाती, पता ही नहीं था, मैं लिखा था बेटा ग्रुप पे। पेज टर्न करने में थर्ड लगता है, एकदम लगता है बच्चा, न्यूटन पे एकदम भरोसा रखो। टेस्ट तो देना है बच्चा हर हाल में। युकावा फोर्स भी कहते हैं क्या, ये मैं नाम तो नहीं सुना बेटा, पहली बार सुन रहा हूँ युकावा फोर्स। शायद युकावा वाज द साइंटिस्ट टू डिस्कवर दिस फोर्स। परेशान नहीं होते पढ़ाते पढ़ाते, परेशान नहीं होता, थक जाता हूँ, टायर्ड हो जाता हूँ भले ही, परेशान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए। कितनी क्लास लेते हो, कभी 4, कभी 5, कभी कभी, कभी कभी 6 भी हो जाती है, रेयरली, लेकिन नहीं, छठा बहुत कभी कभार होता है, ज्यादातर 4 5 4 5 रहता है। चल बच्चा आगे देखो।
देखो बच्चा, इन न्यूक्लियर रेंज, है ना बेटा। न्यूक्लियर रेंज का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस के अंदर, है ना बच्चा। न्यूक्लियस के जो अंदर होगा, ठीक है बेटा, वो जो फोर्स होगा ये वाला, ठीक है, कौन सा फोर्स? तो कहोगे एफ न्यूक्लियर। एफ न्यूक्लियर बहुत बड़ा होता है एफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, समझा बेटा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है अट्रैक्शन, ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन न्यूक्लियस रेंज के अंदर, न्यूक्लियस रेंज के बाहर नहीं। न्यूक्लियर रेंज के बाद जीरो हो जाएगा ये, समझा बेटा। ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा चौथा, चौथा है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना बेटा। अब तक था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना बेटा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर क्या, स्टेबिलिटी, है ना बेटा। अब कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, मतलब न्यूक्लियर फोर्स है लेकिन कमजोर है, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे लिए इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं है बच्चा, है ना। और अभी तक कहो तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है बच्चा, ठीक है ना। तो इसके बारे में बस इतना ही कह सकते हो, है ना बेटा, कि एक्टिव एक्टिव ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके, है ना बेटा। रेडियो एक्टिविटी में जब न्यूक्लियस टूट रहा होता है बता, है ना, उस समय ये एक्टिव होता है, ठीक है बच्चा। हाँ जल्दी छोड़ दूंगा, थोड़ा पहले छोड़ दूंगा, ओके। सर जी का समय भी पढ़ना अच्छा लगता, तुम्हें अच्छा लगता है पढ़ना, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, तभी तो मैं क्लास दे रहा हूँ इतनी सोने के टाइम में, फिर भी तुम कर रहे हो, है ना बच्चा। जो बातें बता रहा हूँ मैं वो समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना, डिस्कस कर रहे हो मुझसे, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, बस महसूस करने की बात है। न्यूक्लियर फोर्स फर्स्ट एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा, इसमें एक्सप्लेन करने कुछ नहीं समझो, इसमें ही समझो वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो है बेटा वो कमजोर है, किससे कमजोर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, है ना बच्चा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कमजोर है, इसलिए न्यूक्लियस टूटने में कामयाब हो गया, है ना बच्चा। सर कभी कभी मैं ज्यादा महसूस करता हूँ कि मुझे पूरी फिजिक्स आती है बेटा, पूरी फिजिक्स तो न्यूटन को भी नहीं आई, आइंस्टीन को भी नहीं आई, है ना बेटा। तो हम लोग किस खेत की मूली गाजर हैं? 11 बार अच्छे से करती तो आधे आईआईटीएन ऐसे ही बन जाते मत सोचे सब, आज जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चा, तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छा दिन आज है, जितने अच्छे काम कर सकते हो आज कर लो। चल बेटा इरेज कर रहा हूं। तो देख बेटा ये सब हमारे चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, है ना बेटा, ठीक है। तो देख बेटा चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, कौन कौन से? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये तो न्यूक्लियस की बात हो गई। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये भी न्यूक्लियस की बात हो गई। तो अभी के हालात में दो ही फोर्स काम के बचे, क्या? ग्रेविटेशनल और दूसरा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। इसका मतलब अब तुम आगे के क्वेश्चंस में, है ना बेटा, जितने सारे फोर्सेस का इस्तेमाल करो, अगर वो फोर्स ग्रेविटेशनल नहीं है तो फिर ये मानना
कि ज्यादातर फोर्सेस का संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही है ना बेटा। एक पॉइंट लिख नोट में लो, नोट में एक पॉइंट लिख लो क्या, तो कहना मोस्ट ऑफ द डिराइव्ड फोर्सेस है ना बेटा आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना बेटा। ज्यादातर फोर्सेस, सभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज्यादातर फोर्सेस जो डिराइव्ड है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है ना बच्चा। ठीक है, अब चलो मैं लिख रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम है ना बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी। ठीक है, एफबीडी क्या होता है, तो कहना मेकिंग ए मेंबर फ्री फ्रॉम सिस्टम। कोई सिस्टम में 4-5 बॉडीज हो, उसमें से एक बॉडी को निकाल लो है ना, एंड showing all the forces acting on it है ना बेटा। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, एक सिस्टम में से एक मेंबर को अलग कर लो, उस पे जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं सबको दिखा दो। ठीक है बच्चा, लिख लो। सर आप भी आईआईटीएन हो? नहीं बच्चा, हम आईआईटीएन नहीं है, हम एनआईटीएन बन के रह गए, आईआईटीएन नहीं बन पाए। दक्ष बोल रहा है सर मुझे भी नींद का फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। अरे कुछ होमवर्क भी था क्या, कुछ होमवर्क भी दिया था क्या मैंने? कोई भी था होमवर्क? ऑप्टिक्स पूरा हो गया क्या हम लोग का? कुछ तो दिया होगा काम। ऑप्टिक्स का डिस्कशन कंप्लीट हो गया था क्या हमारा? ऑप्टिक्स एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, डीईपी कंप्लीट करनी है, तो फिर जब नहीं हुआ तो फिर कुछ तो काम दिया होगा मैंने भाई। अच्छा ठीक है, चलो आज पढ़ लेते हैं, आज पढ़ लेते हैं बच्चा, है ना। और कल का क्लास में पूरी क्लास सिर्फ डिस्कस ही करेंगे ऑप्टिक्स का, तो तुम आज और कल पूरा कंप्लीट कर लो, कल डिस्कस ही करेंगे सिर्फ। ठीक है, तुम कल तक सीट पूरी कर लो ऑप्टिक्स की। चलो बच्चा आगे देखा जाए। अब देखो बेटा, अब आया जाए टेंशन फोर्स इन ए स्ट्रिंग। ठीक बेटा, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स का बात किया जाए। ठीक है बच्चा, तो इमेजिन करो कि छत के सहारे, इमेजिन कर बेटा कि छत के सहारे एक रस्सी से एक ब्लॉक लटका है ना बेटा। ऐसा मान लो कि एक स्ट्रिंग है बेटा, है ना, इस स्ट्रिंग से एक मास लटका है ना बेटा। ठीक है, चलो हम लोग इस स्ट्रिंग और इस मास, इस दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। ठीक है बेटा, स्ट्रिंग जो हमारा है वो क्या है, एमएस, एमएस हो गया बेटा मास ऑफ स्ट्रिंग। ध्यान देना बच्चा, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो देखो बेटा, अर्थ जो है इस ब्लॉक को अपनी ओर खींच रहा होगा, अर्थ जो है उस ब्लॉक को अपनी ओर खींच रहा होगा, है ना बच्चा। इसका मतलब अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा बच्चा, है ना। तो बताओ क्या ये बेटा ब्लॉक नीचे आएगा बच्चा?
नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? रस्सी से बंधा हुआ है ना बेटा? तो कहेंगे रस्सी जो है इस ब्लॉक को पकड़े हुए है, रस्सी जो है इस ब्लॉक को पकड़े हुए बेटा। ये नीचे आना चाहता है तो अर्थ नीचे खींच रहा है बेटा, तो टेंशन का फोर्स ऊपर लग रहा है, बोलो, है ना? ठीक है। और अगर नीचे नहीं गया, इसका मतलब T इज इक्वल टू एम जी, बोलो बच्चा, है ना? तो ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर लिया बेटा, है ना? अब खुद बताओ, ये टेंशन और एम जी का मैग्नीट्यूड सेम है ना बच्चा? है ना? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना बच्चा? तो बोलो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? टेंशन एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? बहुत सारे बच्चों का आ रहा है यस, और बहुत सारे का आ रहा है नो। ठीक, जिनका आंसर यस है बच्चा, वो गलत है आप लोग। क्यों? कहा था ना मैंने, एक्शन रिएक्शन का नेचर सेम होना चाहिए। ये बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जबकि ये रस्सी का तनाव है, नेचर सेम नहीं है ना? ठीक है। अब सोचो, रस्सी काट दो तो टेंशन गायब, लेकिन एमजी लगता रहेगा। इसका मतलब ये हमेशा साइमल्टेनियस भी नहीं है, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे देखो। अब कहोगे बच्चा इस वाले पॉइंट पे गौर करो, तो कहोगे ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को पकड़े हुए है, ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट को ऊपर खींचा, है ना बच्चा? तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे ऐसे लगेगा, है ना बेटा? एक और बात याद है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी सेम बॉडी पे नहीं होता बच्चा, हमेशा अलग बॉडी पे होता है ना? ये दोनों बॉडी अलग अलग है, देखो। तो अभी तुम कहोगे कि ये दोनों टेंशन हमारा क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है बच्चा, है ना? अभी तुम कह सकते हो कि ये फोर्स और ये फोर्स, है ना बेटा, क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है बच्चा। बात समझा? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन तो ये रिएक्शन, और ये एक्शन तो ये रिएक्शन। ठीक है बच्चा? बेटा माइक तो मुंह के पास ही है, अब एक ही ऑप्शन है कि मैं खा जाऊं इसको पेट में चला जाएगा, फिर कहां सुनोगे? चल देख, ध्यान दे। तो ये बेटा ए आर है, ये टी और ये टी है ना बच्चा? अब देख इसमें कुछ मास भी तो है बेटा, तो अगर ये कुछ मास भी है तो इसमें कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा बच्चा, एम एस इन टू जी, है ना? अब सोचो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, गौर करना बच्चा, ये दोनों ही फोर्स इस रस्सी को नीचे खींच रहा है बेटा, है ना? लेकिन रस्सी गिरेगी नहीं, ये संभव ही नहीं है बेटा कि मास ऐसे ही रह जाए और रस्सी ऐसे गिर जाए, ये कभी संभव नहीं, है ना? क्योंकि इस रस्सी को भी इस सीलिंग ने पकड़ रखा है ना बच्चा? तो अगर पकड़ रखा है, इसका मतलब ऐसे फोर्स लगाया होगा उसने, टी डैश, है ना बच्चा? और रस्सी मूव नहीं करी, तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होना चाहिए। इसका मतलब बेटा टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस एम जी, सॉरी एम एस जी, ये फोर्स इक्वल टू ये प्लस ये, है ना बच्चा? अब देखो ये वाला पॉइंट कहां लगा है, तो कहोगे ये सीलिंग है बच्चा, इस वाले पॉइंट पे लगा है। ये वाला फोर्स इसने इसको खींचा, तो अब ये इसको खींचेगा बच्चा, इसका मतलब ऐसे लगाएगा बेटा टी डैश, बोलो, है कि नहीं? ऐसे लगाएगा बेटा टी डैश ने हमारा, इसका मतलब क्या हुआ? तो अब कहोगे ये दोनों फोर्स, है ना बच्चा, ये दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है बच्चा। समझ गए? इसके लिए इक्वेशन है बच्चा, इसके लिए भी इक्वेशन है बच्चा, लेकिन इसके लिए इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं इक्वेशन? क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसके ऊपर और भी फोर्स लग रहे होंगे जो हमें नहीं पता। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर बेटा यहां तक? दक्ष ने हैंड रेस किया, बोलो दक्ष।
सर सर बोलो। ये ब्लॉक में जो सर ये ब्लॉक में जो टेंशन लगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और सर जो ये स्ट्रिंग में लगा उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो कैसे मतलब टेंशन या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ भी होगा ना? ऐसे मत सोचना। सोचना ये है कि टेंशन फोर्स ऊपर नीचे नहीं सोचना। सोचना टेंशन फोर्स का नेचर क्या है, खींचने का। यस सर। समझा? यस सर। और फोर्स जो होता है बेटा वो दो बॉडी के बीच का होता है फोर्स ना। यस सर। तो ऐसे कहना है कि रस्सी ने ब्लॉक को खींचा। ठीक है, ब्लॉक ने रस्सी को खींचा, छत ने रस्सी को खींचा, और रस्सी ने छत को खींचा। समझ गए? यस सर। नेचर हर जगह सेम, पुल करने का। थैंक यू सर। मोटरोला वन विजन। सर आवाज आ रही है? एकदम आवाज आ रही है बेटा, फर्स्ट क्लास। सर ये सीलिंग का सर जो टेंशन है सर, एक बार ये एक्सप्लेन कर दो सर दोबारा। हिडेस। जी सर। अच्छा बेटा, स्ट्रिंग के बारे में सोचे हम लोग। यस तो सर। दो फोर्स लग रहा है बेटा, टी नीचे की ओर, यस और सर। नीचे ही लग रहा है बेटा एमएसजी। यस सर। तो बेटा अगर दोनों ही फोर्स नीचे की ओर है, तो अगर इसको बैलेंस नहीं किया जाए तो ये गिर जाएगा ना। यस सर। लेकिन गिरता तो नहीं है। नो सर। तो गिरने से कौन बचाया उसको, सीलिंग। यस सर। इसका मतलब सीलिंग ने उसको ऊपर फोर्स दिया। जी सर। इसका मतलब उसने सीलिंग को नीचे फोर्स दिया, एक्शन रिएक्शन। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। आगे देखो बेटा, अब इन सबों को देखता हुआ रस्सी के बारे में कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, ठीक है बच्चा, सबसे पहली बात टेंशन के बारे में, इट इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स। है ना बच्चा? रस्सी से हमेशा तुम किसी को खींच सकते हो, किसी बॉडी में रस्सी बांध के धकेल नहीं सकते। है ना बच्चा? है ना? डंडे से धकेल सकता है तुम, लेकिन रस्सी बांध करके तुम धकेल नहीं सकता। है ना बेटा? सर आप टेंशन दूर करने के लिए क्या करते हो? मैं टेंशन दूर करने के लिए क्या करता हूँ, सो जाता हूँ बहुत बार। है ना? लेकिन कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा टेंशन में ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। किसी के तनाव का अपने पर हावी मत होने दो। सबको बोलता हूँ बात ये। चलो पढ़ाई किया जाए। रस्सी काट देते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं काटना रस्सी अभी। रस्सी काटेगा तो गिर जाएगा रे ब्लॉक। ब्लॉक गिर जाएगा तो टूट फूट जाएगा, बचा के रखो। अगला पॉइंट देख बच्चा, हमेशा कैसा होगा बेटा, ये पुलिंग फोर्स होगा, खींचने वाला फोर्स होगा। रस्सी से किसी बॉडी को हम धकेल नहीं सकते। है ना बेटा? ठीक है। और हमेशा कैसा होगा देखो, रस्सी के लाइन पे, रस्सी के लाइन पे। है ना बेटा? ठीक है, तो क्या कहोगे, ऑलवेज ए लॉन्ग स्ट्रिंग। है ना बेटा? हमेशा रस्सी के पैरेलल। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। हाँ देखो कितना बढ़िया लिखा है बच्चे ने, टेंशन दूर करने के लिए टेंशन को दोबारा पढ़ता हूं, बिल्कुल सही बात। चलो आगे देखो बच्चा, ये नंबर पॉइंट। अगला पॉइंट देखो बेटा, अगर मैं कहूं बेटा आइडियल स्ट्रिंग, है ना, तो हमेशा यही समझना, आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या, तो कहना मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। है ना बेटा? मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, खींचेगा नहीं। ठीक है, आगे देखो बच्चा, इन आइडियल स्ट्रिंग
टेंशन remain uniform all over string। ठीक है बच्चा, क्या कहोगे? अगर रस्सी में मास नहीं हो बच्चा, रस्सी में मास नहीं हो तो दोनों टेंशन बराबर होगा। ठीक है बेटा, पूरी रस्सी में टेंशन एक जैसा होगा। ठीक है बेटा, और जैसा मैं तुम्हें कहा था कि ज्यादातर डिराइव्ड फोर्सेस का संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से है बच्चा, है ना? तो क्या कहोगे? रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बेटा, नोट कर ले इसको। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? आइडियल स्ट्रिंग मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, खींचेगा नहीं रस्सी। ऐसे मत सोचो हाउ, ऐसे सोचो कि बाकी से क्यों नहीं, है ना बेटा? तो कहेंगे देखो चार फोर्सेस हैं फंडामेंटल, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर, है ना बच्चा? तो कहोगे न्यूक्लियर से संबंध नहीं, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर लगता है बच्चा, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए नहीं क्योंकि रस्सी में अगर मास नहीं भी हो तो भी टेंशन हो सकता है ना बच्चा? इसका मतलब बच्चा एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कोई नहीं। अनिकेत, स्ट्रिंग मासलेस कैसे हो सकता है? अरे बेटा स्ट्रिंग जो है मासलेस मत सोचो, सोचो मास बाकी सब मुकाबले में बहुत कम है। ब्लॉक का मास 10 किलोग्राम और रस्सी का मास मान ले 10 ग्राम, तो ब्लॉक के मुकाबले में हो गया ना मासलेस। ये थर्ड पॉइंट था बेटा, समझा दिया मैंने। पार्व कहता है फ्रिक्शनल फोर्स फंडामेंटल फोर्स नहीं है क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अनिकेत, नेग्लिजिबल मान ले। हाँ सही बोला अनिकेत। पॉइंट नंबर 5 एक्सप्लेन रिलेटेड टू इलेक्ट्रो में बता तो दिया बेटा। हाँ बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज हम लोग इन्फिनिटी ही मानते हैं, मानते हैं इन्फिनिटी, है ना बेटा? 5 नंबर पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि न्यूक्लियर नहीं हो सकता, बिना मास के स्ट्रिंग में भी टेंशन हो सकता है, इसलिए ग्रेविटेशनल नहीं हो सकता। ये तो बचा देखिए ना फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि एटम तो है ना इसके अंदर, एटम है तो चार्ज भी है, और चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है बच्चा। चलो आगे देखो, इरेज कर रहा हूं बच्चों। 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं। आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन यूनिफॉर्म रहेगा, आइडियल मतलब मासलेस। तो एमएस को 0 पुट कर दो तो क्या हो गया? डस इक्वल टू टी, सब जगह टेंशन बराबर हो गया। ठीक है, अब इरेज कर रहा हूं बच्चा।
देख बच्चा, इस सवाल में ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्री बॉडी डायग्राम है। आंसर इंपॉर्टेंट कम है, डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा। अब कोई पूछता है कि एफ बी डी कहाँ बनाया, समझ में नहीं आता। एफ बी डी कहाँ बनाओगे, तो बेटा एफ बी डी तुम उस हर जगह का बनाना चाहोगे जो पॉइंट बेटा पे दो या दो से अधिक फोर्स लग रहे हो। समझ गए बेटा, जिस पॉइंट पे दो फोर्स या दो से अधिक फोर्स लग रहे हो, हर उस पॉइंट का एफ बी डी बनाओगे। चलो बनाओ। सॉल्व करो। ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, आंसर निकालो। एफबीडी सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एफबीडी। हाँ अंशिल नवदीप सही है तुम्हारा, अंशिल नवदीप सही, आगे बढ़ो। सही है उस्मान, नवदीप भी सही है। विकास रावत भी सही। बी वाला डायग्राम पूरा ही है बच्चा, लिफ्ट है वो लिफ्ट। देखो बच्चा, इस बॉडी का बनाएंगे एफबीडी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 2g और टेंशन फोर्स T, ये फिक्स्ड है बेटा, फिक्स्ड है, बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो रिजल्टेंट फोर्स 0, तो T माइनस 2g इक्वल टू 0, टेंशन हो गया बेटा 20 न्यूटन। ठीक है, इसके लिए, इस बॉडी के लिए 5 किलोग्राम का बॉडी, टेंशन ऊपर, ग्रेविटेशनल 5g नीचे, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन है बेटा, या लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब इसके लिए रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए, है ना बच्चा। ऊपर एक्सीलरेशन है ना, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इसका मतलब टी माइनस 5g इक्वल टू 5 × 2, इसका मतलब टी इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है बच्चा। बनाओ, उसको पकड़ा और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींच के ऊपर ले जाओ। दो रस्सियां, एक रस्सी ये है बेटा, एक रस्सी ये है, इसका टेंशन T1, इसका टेंशन T2 निकालो। शिवम 20 40 नहीं होगा, 20 60 नहीं होगा बच्चा, ठीक से बनाओ, प्रॉपर एबीटी बनाओ, प्रॉपर इक्वेशन लिखो।
नवदीप 76, अनिकेत 72, ईश्वर 48, अभी 48, अच्छा बच्चा 72, अंसिल 48, प्रणय धमसरे 72। चल देख बेटा, अगर इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचेंगे बेटा, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, और ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, दोनों ऊपर जाएगा बच्चा। तो अब अगर हम इसकी बात करें 2 किलोग्राम वाले की, और यहाँ बात करें बेटा 4 किलोग्राम वाले की, है ना बच्चा, तो 4 किलोग्राम वाले की बात कर, ग्रेविटेशनल फोर्स 4g, यहां से बेटा ये रस्सी खींचेगा ऊपर की ओर, तो T2, और ऊपर एक्सीलरेशन बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर माना जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा इसके लिए सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, इसका मतलब T2 माइनस 4g इक्वल टू 4a। खत्म। ओह नहीं दिख रहा। इसके लिए बेटा सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, है ना बच्चा, तो T2 माइनस 4g इक्वल टू 4a। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब इसके लिए बेटा देख, इसके लिए देखो यहां से टेंशन नीचे लगेगा T2, यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स 2g, यहां से टेंशन T1, और इसका बेटा ऊपर एक्सीलरेशन, है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए हम लोग, इसके लिए कहेंगे कि बॉडी ऊपर जा रहा है, तो सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो हो जाएगा T1 माइनस T2 माइनस 2g इक्वल टू 2a। ठीक है बच्चा, 48 एंड 72 सही है बच्चा। ठीक, तो चलो बच्चों इतना ही आज के लिए, छुट्टी कर दे रहा हूं। अब तुमने कहा था थोड़ी जल्दी छोड़ देने के लिए, है ना। चलो आराम करो फिर तुम लोग, और कल सारा कंप्लीट करो ऑप्टिक्स में। कल डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, टाइम बचेगा तो और पढ़ेंगे, लेकिन पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय। बोलो वैष्णवी, बात करता हूँ। बोलो वैष्णवी। सर इस क्वेश्चन, सर मेरी आवाज आ रही सर? हाँ बोलो बोलो। हाँ, जो इस क्वेश्चन में जो 4 kg वाला ब्लॉक है सर, उस पे हाँ अपना वेट होगा, पर वो नीचे है तो उस पे 2 kg वाले का भी तो वेट लग रहा होगा। ऐसे क्यों सोचती है बेटा, तुम बताओ तो। बेटा एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी पे कभी ट्रांसफर नहीं होता, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे सिर्फ फोर्स लगाता है, समझी। पर मेरा मतलब वही है, मतलब मास नहीं ट्रांसफर होगा, लेकिन जो 2g हम लोग लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हाँ वो तो 4 kg वाली तो सबसे नीचे, वो अपना तो एक्सपीरियंस कर रही होगी डाउनवर्ड्स, लेकिन जो 2g जो 2 kg वाले ब्लॉक है उसका भी तो नीचे ही आ रहा होगा, 4 पे तो लग रहा होगा। अच्छा चलो ये बताओ, तो तुम्हारी बात मान लिया मैंने, तुम बताओ अगर मान लो अगर इस मास को हटा दें, तो बताओ इस रस्सी में टेंशन है कि नहीं है। अगर रस्सी को झुला दें ऐसे ही करके, तो इस रस्सी में तनाव होगा या नहीं।